Hello students, welcome to our channel NCERT Adda. In previous lecture we have studied up to the French Revolution and the idea of nation. In today's lecture we are going to complete the making of nationalism in Europe. So let's start the chapter. Now सबसे पहले हम देखते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में नेशनलिज्म एक्चुअली में आया कैसे. अगर आप मिड 18th सेंचुरी के मैप को देखेंगे, यूरोप के मिड 18th सेंचुरी के मैप को देखेंगे तो आपको कोई भी नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आएगा. वहाँ पे आपको डिफरेंट किंगडम्स देखने को मिलेंगे, कॉन्टून्स देखने को मिलेगी और डिफरेंट एरिस्टोक्रेसी के लोग जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसको आज हम इटली, जर्मनी एंड आपका स्विट्ज़रलैंड इनके नामों से जानते हैं. उस टाइम पे मिड 18th सेंचुरी में ये कोई भी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करता था. सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे किंगडम एग्जिस्ट करते थे. वहाँ पे आपको डिफरेंट रीजनल डेलिकेसीज बोलने वाले लोग मिलेंगे, डाइवर्स कल्चर देखने को मिलेगा. अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें तो हैब्सबर्ग जो एम्पायर है उसने रूल किया है ऑस्ट्रिया एंड हंगरी पे. तो ऑस्ट्रिया हंगरी के वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पैचवर्क्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे डाइवर्स लोग रहते हैं, रीजनल डेलिकेसीज बोलते हैं. रीजनल डेलिकेसीज का मतलब रीजनल लैंग्वेजेस बोलते हैं एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्चर है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड नेशनलिज्म अराइजेज इन यूरोप एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, कि कैसे कॉन्सेप्ट जो था नेशन स्टेट का वो इमर्ज हुआ यूरोप के अंदर और नेशनलिज्म कैसे अराइज होता है. उसको समझने के लिए पहले हम जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसकी सोसाइटी को समझा था, वैसे ही यहाँ पे भी हम आपकी यूरोप की जो सोसाइटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं. अब बात करते हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास. बेसिकली मिड 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक जो यूरोप में आपको सोसाइटी देखने को मिलेगी वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी, एक तो एरिस्टोक्रेसी में और एक पीजेंट्री में. अब हम सबसे पहले बात करते हैं एरिस्टोक्रेसी की. एरिस्टोक्रेसी के जो लोग थे वो क्या थे, बहुत ही पैसे वाले लोग थे. उनकी जो लाइफ थी कॉमन लोगों की जैसे जो लाइफ होती है वैसे ही कनेक्टेड थी. उसके बाद में ये लोग ई स्टेट में और कंट्री साइड में अपना खुद का लैंड और घर जो थे उसको ओन करते थे. ये लोग फ्रेंच बोलते थे टू शो देयर डिप्लोमेसी, अपनी डिप्लोमेसी को शो करने के लिए और अपनी हाई सोसाइटी, अपने स्टेटस को दिखाने के लिए सोसाइटी के अंदर ये लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे. ये इनकी जो फैमिलीज़ थी, क्योंकि बहुत कम थे पॉपुलेशन में, स्मॉल इन नंबर, तो इनकी जो फैमिलीज़ थी वो आपस में ही मैरिजेस के कनेक्शन से टाई अप थी, मोस्टली फैमिलीज़, और दे आर स्मॉल इन नंबर्स. और जितने भी वोटिंग राइट्स थे वो सारे किसके पास थे, वोटिंग और बाकी के सारे राइट्स भी किसके पास थे, सिर्फ और सिर्फ एरिस्टोक्रेसी के पास थे. अब हम बात करते हैं पीजेंट्री की. पीजेंट्री के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम इन नंबर. अगर आप सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट देखोगे यूरोप का तो वहाँ पे छोटे छोटे टीनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, स्मॉल फार्मर्स देखने को मिलेंगे जो कि क्या करते हैं, लैंड को होल्ड करते हैं. एंड कुछ लोग इसमें से भी मैक्सिमम नंबर के जो लोग हैं वो आज भी एज अ सर्फ काम कर रहे हैं, लैंड को कल्टिवेट करते हैं एज अ सर्फ. किसके अंडर, एरिस्टोक्रेटिक पीपल के अंडर. सर्फ का मतलब क्या होता है, जो लोग स्लेवरी का काम करते हैं, एज अ स्लेव वर्क करते हैं, स्लेवरी का काम करते हैं, उनको बोलते हैं हम सर्फ. ठीक है. अब ये मैक्सिमम थे नंबर में, बहुत ही पुअर थे और इनके पास कोई भी राइट नहीं था. अब हम बात करते हैं न्यू मिडिल क्लास की, कि न्यू मिडिल क्लास जो है वो इमर्ज कैसे होती है सोसाइटी के अंदर. अब हम बात करते हैं मिड 18th सेंचुरी की एंड स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी. जितना भी पार्ट है यूरोप का, स्पेशली इंग्लैंड का, वहाँ पे क्या आना स्टार्ट होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना स्टार्ट होता है. अब जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना स्टार्ट होता है तो बहुत सारे वेल्दी बिजनेसमैन जो हैं ओवरसीज से यहाँ पे ट्रेड करने आते हैं. ये जो लोग होते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं एंड धीरे धीरे यहाँ पे सोसाइटीज़ डेवलप होती हैं, सिटीज़ आना स्टार्ट होती हैं एंड लोग गांव से अपने शहरों में आना स्टार्ट करते हैं काम की तलाश में. तो अब जो यहाँ पे लोग हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिग बिजनेसमैन्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं. तो ये लोग क्या हैं, पढ़े लिखे लोग हैं. अब वर्किंग पॉपुलेशन, न्यू मिडिल क्लास जो इमर्ज होती है वो टोटली क्या है, 90% वर्किंग पॉपुलेशन है. मिडिल क्लास मेड अप ऑफ बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, इंडस्ट्रियलिस्ट. उसके बाद में दे वर एजुकेटेड पीपल एंड दे हैव अ आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड वो लोग चाहते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म आए यूरोप के अंदर. और दूसरी बात क्या हो कि जितने भी प्रिविलेजेस एरिस्टोक्रेसी जो है वो अभी तक एंजॉय कर रही है उनको क्या किया जाए, अबॉलिश किया जाए. तो अब हम समझते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म से उनका मतलब क्या था. वॉट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टूड फॉर. लिबरल नेशनलिज्म एक्चुअली में किस पे स्टैंड बाय करता है. तो सबसे पहले हम लिबरलिज्म की बात करते हैं.
लिबरलिज्म जो है वो ड्राइव होता है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री, मतलब फ्री, बीइंग फ्री। ठीक है, अब हम इनका जो आइडिया था लिबरल नेशनलिज्म का, वो क्या आइडिया था? सबसे पहले हम इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव के थ्रू बात कर लेते हैं। जो इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव है वो क्या है कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, यानी हर एक आदमी को इंडिविजुअली फ्रीडम होनी चाहिए। कुछ राइट्स जो हैं जो कि फ्रांस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए थे 1791 के, वो राइट्स आज भी हमें मिलने चाहिए। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी स्टैब्लिश होनी चाहिए लॉ के सामने। एंड पॉलिटिकली वो लोग क्या चाहते थे? पॉलिटिकली दे वांट कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी लोगों की कंसेंट से क्या बने? गवर्नमेंट फॉर्म हो। किसके अंदर? पूरे यूरोप के अंदर। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, इस बट आज भी उनको ऐसा लगता है कि जो महिलाएं हैं, जो विमेन हैं, उनके पास दिमाग नहीं है, आज भी वो पैसिव सिटीजन्स में ही आती है। तो यहाँ पे इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि वो यूनिवर्सल सरफराज की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल सरफराज का मतलब होता है राइट टू वोट, यानी हर एक आदमी को क्या हो? राइट टू वोट हो। तो यहाँ पे इन लोगों ने यूनिवर्सल सरफराज की बात नहीं करी है, बस इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करी है। अगर हम बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो हमने देखा था कि 1791 में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के टाइम पे, वहाँ पे उसमें मैंस को, सिर्फ जो रिच मैन थे और जो कि टैक्सेस देते थे, हाईएस्ट टैक्सेशन पे करते थे, सिर्फ उनको ही क्या दिया गया? वोटिंग का राइट दिया गया। बस जैकोबियन क्लब वाली जो गवर्नमेंट है, उस पर्टिकुलर थोड़े से ही टाइम में हर एक आदमी को वोटिंग का राइट दिया गया। उस गवर्नमेंट में भी वुमेन्स को क्या माना गया? पैसिव सिटीजन माना गया। उसके बाद में जब नेपोलियन का रूल आया, तो उसमें भी नेपोलियन ने वुमेन्स को क्या दिया? जो सोशल स्टेटस था वो माइनर का सोशल स्टेटस दिया। उनकी जो पहचान होती थी वो या तो उनके हस्बैंड से होती थी या फिर उनके फादर से होती थी। दे हैविंग अ स्टेटस ऑफ माइनर। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम देखने को क्या मिल रहा है कि लिबरलिज्म में भी ये लोग विमेन सफराज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे इकोनॉमिक फेज़ की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमिक फेज़ में इन्होंने जो बात करी है लिबरलिज्म की, वो क्या बात करी है कि हमें सबसे पहले फ्रीडम होनी चाहिए मार्केट की, यानी जितने भी आपने अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं उसको अबॉलिश करो। उसके बाद में अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और सबसे बड़ा जो रिस्ट्रिक्शन था वो था कि हर एक स्टेट में अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन थे। मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत आती थी गुड्स एंड कैपिटल को फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, तो ये हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि कस्टम बैरियर जो है जुल्वेरियन कैसे फॉर्म होता है और कस्टम बैरियर्स जो हैं उनको कैसे हटाया जाता है। अबोल्यूशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर हम बात करें नेपोलियन के जो 39 कॉन्फेडरेशन स्टेट्स थे, नेशन स्टेट्स जो थे कॉन्फेडरेशन स्टेट 39, उसमें उन 39 स्टेट में अगर आपको ट्रेड करना है तो हर एक स्टेट का अपना वेट है, अपना मेजरमेंट है और अपना करेंसी है। सपोज़ अगर इन 1833 मुझे हैम्सबर्ग एम्पायर से न्यूज़बर्ग जाना है और मैं एक क्लॉथ ट्रेडर हूँ, कपड़े का व्यापार करती हूँ, तो मेरे को मिनिमम 11 कस्टम बैरियर्स को पार करके जाना होगा और उन 11 कस्टम, हर एक कस्टम बैरियर पे मुझे क्या देना होगा? कस्टम ड्यूटी देना होगा 5% का। इस प्रॉब्लम के साथ में एक प्रॉब्लम और था, उनका अपना खुद का मेजरिंग यूनिट एंड मेजरिंग वेट था। अब जैसे जो कपड़े को मेज़र करने के लिए यूनिट यूज़ होता है वो है आपका आयल, ELLE। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेजरिंग यूनिट ऑफ क्लॉथ। अब जैसे ही मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगी तो ये मेजरिंग यूनिट जो है वो चेंज होता जाएगा। जैसे हैम्सबर्ग में ये 55.1 सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 55.7 सेंटीमीटर। अब मैं जैसे ही न्यूज़बर्ग में जाऊंगी तो ये 57.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं उससे आगे जाऊंगी थोड़ा और तो ये फ्रैंकफर्ट में अगर मैं बात करूँ, फ्रैंकफर्ट में अगर मैं जाती हूँ तो वहाँ पे ये 55.1 हो जाएगा। तो हर एक जगह का अपना अपना मेजरमेंट का क्राइटेरिया था। तो अब मुझे क्या हो रहा है, एक तो हर एक जगह पर अब कस्टम वो देना पड़ रहा है, ड्यूटी पे करना पड़ रहा है, तो मुझे वहाँ पे नुकसान हो रहा है, प्लस मेजरमेंट में भी मुझे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो इन सारे ऑब्स्टिकल्स की वजह से जो न्यू कमर्शियल क्लासेस थी वो इमर्ज नहीं हो पा रही थी और जो ट्रेड था वो स्मूथली नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली रशिया ने एक इनिशिएटिव लिया, 1834 में एक कस्टम यूनियन को फॉर्म किया जिसको हमने बोला है जुल्वेरियन। ठीक है, जुल्वेरियन जो है ये फॉर्म्ड हुई है बाय द इनिशिएटिव ऑफ रशिया एंड इसको बाद में
जितने भी जर्मन स्टेट्स थे उन्होंने ज्वाइन किया। अब इसका काम क्या था कस्टम यूनियन का, इन्होंने जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे उनको सबको ख़त्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। एंड जो करेंसीज थी ओवर 30, सोचो 30 करेंसीज थे, इन्होंने सिर्फ उनको कितने में रिड्यूस कर दिया, 2 करेंसीज, ओनली 2 करेंसी में रिड्यूस कर दिया। तो इससे अब क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी आपका यूरोप की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगी। जितने भी ऑब्स्टिकल्स पहले आ रहे थे ट्रेड में, कैपिटल के मूवमेंट्स में, गुड के मूवमेंट्स में, वो अब कम आने लगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हमारे द कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म ऑफ 1815 के बात करने से पहले हम इस वर्ड को समझ लेते हैं, कंजर्वेटिज्म का मतलब एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है एक ऐसी थिंकिंग, एक ऐसी सोच जो कि हम बोल सकते हैं रूढ़िवादी सोच। इसमें कौन आते हैं, चर्च के लोग, एरिस्टोक्रेटिक पीपल्स, नोबल्स, जो लोग क्या सोचते हैं कि आप डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, लिबरल आइडियाज़ को क्या करो ना अपनाकर, किसको आप फॉलो करो, आप वापस से मोनार्की को स्टैब्लिश करो, एरिस्टोक्रेसी को लेकर आओ। ये वो लोग हैं जो सोसाइटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि 1815 की वॉर के बाद में जो ट्रीटीज होती है, ट्रीटी ऑफ वियना, उसमें क्या हो कि पूरा कंजर्वेटिज्म जो है वो स्टैब्लिश हो जाए एंड कंजर्वेटिव रिजीम सिस्टम आ जाए 1815 के अंदर। अब ये आता कैसे है, नेपोलियन जो होता है फाइनली डिफीट हो जाता है वाटरलू की वॉर में 1815 में। यानी एक छोटे से आदमी को हराने के लिए, उस फ्रांस को वापस पाने के लिए पूरे वर्ल्ड की 4 इम्पॉर्टेंट जो शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, वो साथ में आती है, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये चारों मिलकर एकजुट होते हैं और किसको हराते हैं, वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हरा देते हैं 1815 में। अब हमें भी पता है कि जब कोई भी वॉर होती है तो उसका सेटलमेंट होता है ट्रीटी से। तो 1815 की जैसे ही वॉर ओवर होती है तो उसका जो सेटलमेंट होता है वो होता है अ ट्रीटी ऑफ वियना। वियना के अंदर होता है 1815 में। इसको होस्ट कौन करता है, ऑस्ट्रियन चांसलर हैं ड्यूक मैटरनिच। जो ड्यूक मैटरनिच हैं वो इसको होस्ट करते हैं। एंड अब इस ट्रीटी में एक्चुअली में होता क्या है, पूरा कंजर्वेटिज्म जो है उसको स्टैब्लिश किया जाता है। कंजर्वेटिव रिजीम सिस्टम को ये लोग लेके आते हैं 1815 में पूरे यूरोप के अंदर, ताकि वापस से कोई नेपोलियन जैसे खड़े होने की हिम्मत ना करे। तो अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए हम मैप देखते हैं। अब आपको वापस से फिगर नंबर 3 पे जाना है। फिगर नंबर 3 पे आपको मैप दिया हुआ है, उसको ओपन कर लीजिए। अब मैं आपको उस मैप के थ्रू समझाती हूँ होल सेटअप ऑफ कंजर्वेटिज्म इन यूरोप। चलिए अब हम समझते हैं कि जो डेलीगेट्स आए थे ट्रीटी ऑफ वियना में 1815 में, उन्होंने कैसे ड्रॉ अप किया ट्रीटी ऑफ वियना। सबसे पहले उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अंडू करना जितनी भी चेंजेस आए हैं यूरोप में, किसके टाइम पे, नेपोलियनिक वॉर के टाइम पे। द फर्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने करी वो क्या थी, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे डिस्पोज ऑफ हो गई थी। उसके बाद में उन्होंने जो फ्रांस के लॉस्ट टेरिटरीज थे जिनको नेपोलियन ने अनेक्स्ट कर लिया था, उनको सीज़ किए। उसके बाद में उन्होंने बाउंड्रीज़ बनाई फ्रांस की, ताकि फर्दर फ्रेंच किंगडम जो है वो एक्सपेंड ना कर पाए फ्यूचर में। उसके बाद में जो किंगडम था नीदरलैंड्स का, उसको किस में इंक्लूड कर दिया गया, बेल्जियम में इंक्लूड कर दिया गया। एंड उसको कहाँ सेटअप किया, नॉर्थ में। जिनेवा को ऐड किया गया पिडोमेंट में, साउथ में। प्रशिया को इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज़ दिए गए, वेस्टर्न फ्रंटियर्स दिए गए, और ऑस्ट्रिया को पूरा जो नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल था वो दिया गया। बट इसमें जो जर्मन कॉन्फेडरेशन स्टेट थे 39 स्टेट नेपोलियन के, उनको बिल्कुल अनटच छोड़ दिया गया, उनको बिल्कुल भी टच नहीं किया गया, वो जैसे थे उनको वैसे ही रखा गया। और उसके बाद में ईस्ट में रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया एंड प्रशिया को सैक्सोनी का पार्ट दिया गया। इसके पीछे, इस पूरे आप रिजीम सिस्टम के पीछे, जो कंजर्वेटिव रिजीम सिस्टम था उसके पीछे उनका मेन इंटेंशन क्या था, टू रिस्टोर द मोनार्कीज़ जो कि ओवरथ्रो कर चुका है नेपोलियन, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। अब इस कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिएट करने के बाद में इसके रिज़ल्ट देखते हैं कि हम रिज़ल्ट क्या निकलता है। इसमें जो रिज़ल्ट निकलता है वो अब हम समझते हैं। चलिए, अब हमने देखा कि यूरोप के अंदर कंजर्वेटिज्म रिजीम जो है वो क्या हो चुका है, सेटअप हो चुका है। अब उसके सेटअप होने के बाद में रिजल्ट क्या निकलते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले कंजर्वेटिज्म रिजाइम सेटअप इन 1815।
ठीक है। वर ऑटोक्रेटिक, ये जो जितना भी रिजाइम इन्होंने सेटअप किया, कंजर्वेटिज्म इन्होंने जो सेटअप किया, ये पूरा क्या था रिजीम के अंदर, यूरोप की रिजीम के अंदर पूरा क्या था, ऑटोक्रेटिक था। ठीक है। उसके बाद में ये लोग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते थे जो भी कोई भी क्रिटिसाइज करता था या डिसअप्रूवल करता था किसी भी लॉ को ऑटोक्रेटिक पीपल के अगेंस्ट में या ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट में कोई भी कुछ बोलता था तो उसको हाथों हाथ क्या कर दिया जाता था, कर्ब कर दिया जाता था। दे इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल, उन्होंने बहुत सारे सेंसरशिप लॉज जो थे उनको भी इम्पोज किया कंट्रोल करने के लिए। इफ़ अगर न्यूज़पेपर में मैंने कुछ लिखा है, आर्टिकल प्रिंट किया है, बुक्स में कुछ पब्लिश हो रहा है, तो सब जगह क्या लगा दिया, सेंसरशिप लगा दिया गया। अब जितने भी लिबरल लोग थे जो हमने देखे न्यू मिडिल क्लास के अंदर आपके यूरोप में जो कि अब आ चुके हैं, उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना स्टार्ट किया। उनकी डिमांड क्या थी, उनकी डिमांड थी वापस से नेशनल लिबरल नेशनलिज्म को लेके आना, एरिस्टोक्रेसी को बिल्कुल अबॉलिश करना एंड यूरोप को क्या बनाना, नेशनलिज्म कर यूरोप को रिपब्लिक बनाना। ठीक है। तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, द रेवोल्यूशनरी से स्टार्ट करेंगे एंड फर्दर हम आगे देखेंगे एज ऑफ द रेवोल्यूशन, कैसे धीरे धीरे यूरोप में रेवोल्यूशन होता है और फाइनली जो कंट्रीज़ हैं वो आपकी कैसे नेशन स्टेट बनती हैं। ठीक है। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके बाद में मैंने लेक्चर के बाद में डिस्क्रिप्शन में DPPs जो है उसका लिंक अपलोड किया है। उसके बाद में आपका हैंड रिटन नोट्स का लिंक अपलोडेड है, तो आप उनको देखिए, गो थ्रू कीजिए एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, कोई क्वेरी है, डाउट है, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।